अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का टॉपिक है माय लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। और इस लेक्चर में हम इस पोएम का स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड और डिटेल एनालिसिस और इस पोएम की लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की शॉर्ट बायोग्राफी। रॉबर्ट ब्राउनिंग born 7 May 1812 in London, died 12 December 1889 in Venice. A major English poet of the Victorian age, noted for his ability, dramatic monologue, and the psychological portrait. His most noted work was The Ring and the Book, 1868 to 1869, the story of a Roman murder trial in 12 books. रॉबर्ट ब्राउनी जो कि 7 मई 1812 में पैदा हुए और इनकी डेथ 12 दिसंबर 1889 को वेनिस में हुई। वो विक्टोरियन एज के एक मेजर इंग्लिश पोएट थे और वो अपनी ड्रामेटिक मोनोलॉग और साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोएम होती है जिसमें स्पीकर एड्रेस करता है एक साइलेंट लिसनर को। इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क द रिंग एंड द बुक था, जो 12 बुक्स में रोमन मर्डर के मुकदमे की कहानी है। Structure and the form of this poem. My Last Duchess by Robert Browning is a dramatic monologue written in 5 sessions and made up of rhythmic couplets. My Last Duchess by Robert Browning एक ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम है जो कि 5 सेशन में लिखी गई है और ये rhythmic couplet बनाती है। The poem is written mostly in the iambic pentameter और ये पोएम ज़्यादातर iambic pentameter में लिखी गई है। This means that the line contain 5 set of 2 beats, जिसका मतलब है कि ये लाइंस 5 set of 2 beats पे कंटेन करती हैं। The first of which is unstressed and the second of which is stressed, जिसमें इस पोएम की फर्स्ट बीट अनस्ट्रेस और सेकंड भी स्ट्रेस्ड होती है। कंसीडर द फाइनल लाइन ऑफ द पोएम एज एन एग्जाम्पल ऑफ आइएम्बिक पेंटामीटर। इस पोएम की फाइनल लाइन आइएम्बिक पेंटामीटर के एग्जाम्पल के तौर पर कंसीडर की जाती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन इरा से बिलोंग करते थे, उसने अपनी इस पोएम में विक्टोरियन सोसाइटी को प्रोमिनेंट किया। इन द विक्टोरियन इरा में वोमेन्स वर नॉट गिवन इक्वल राइट्स एज मैन। वोमेन्स को मैन के इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे। इवन इन देयर मैरिटल लाइफ दे वर नॉट गिवन द प्लेस ऑफ अ पार्टनर और नॉट इवन थॉट टू बी एबल टू लव। यहाँ तक कि उनकी मैरिटल लाइफ में भी उन्हें एज अ पार्टनर जगह नहीं दी जाती थी और उन्हें मोहब्बत के काबिल नहीं समझा जाता था। देयर आइडेंटिटी वर जस्ट लाइक द ऑब्जेक्ट्स दैट मैन कुड मेंटेन एंड कंट्रोल अकॉर्डिंग टू देयर विशेस। यहाँ तक कि उनकी पहचान सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह थी जिसे मैन मेंटेन और कंट्रोल कर सकता था अपनी विशेस के मुताबिक। वुमेन वर ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी इन मैरिज में वुमेन को जस्ट प्रॉपर्टी के तौर पर ट्रीट किया जाता था एंड मैन वर इन चार्ज इन अ रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप में मैन इन चार्ज थे। व्हेन ब्राउनिंग रोट दिस पोएम, जब ब्राउनिंग ये पोएम लिख रहे थे, ही हैड दिस थिंग इन माइंड, सो थ्रू दिस पोएम he tried to explore the injustice of the man dominant society। तो ये बात उनके दिमाग में थी और अपनी इस पोएम के ज़रिए उन्होंने कोशिश की मेल डोमिनेंट सोसाइटी की नाइंसाफ़ियों को एक्सप्लोर करने के लिए। माई लास्ट टचेस लिटरेरी एनालिसिस, लाइन्स 1 to 13। In the opening line of the poem, the speaker tells about his last duchess. It gives the idea
that the speaker is Duke and he is addressing an unknown or silent listener. As we know that this poem is a dramatic monologue. सो इस पोएम में एक अननोन या साइलेंट लिसनर है। इस पोएम की ओपनिंग लाइन में स्पीकर अपनी लास्ट स्टेचेस के बारे में बात करता है और ये पोएम हमें ये आइडिया देती है कि स्पीकर एक ड्यूक है और वो एड्रेस कर रहा है एक अननोन या साइलेंट लिसनर को। द ड्यूक पॉइंट्स टूवर्ड द पेंटिंग ऑफ हिज डचेस ऑन द वॉल हु इज डेड नो। यहाँ ड्यूक पॉइंट्स कर रहा है टूवर्ड द पेंटिंग ऑफ हिज डचेस जो कि अब डेड हो चुकी है। द पिक्चर ऑफ द डचेस इज सो ब्यूटिफुली पेंटेड दैट द स्पीकर सेज इट सीम्स दैट शी इज स्टैंडिंग अलाइव इन फ्रंट ऑफ हिम। डचेस की पिक्चर बहुत ब्यूटीफुली पेंट की गई है जहाँ स्पीकर ये कहता है कि इसे देखकर ऐसे लगता है कि ये जिंदा हमारे सामने खड़ी है। He suggests that maybe she smiled because Farah Pandolov honored her beauty. वो सजेस्ट करता है कि हो सकता है कि वो इसलिए मुस्कुराई हो क्योंकि फेरा पेंडोलॉफ ने उसकी ब्यूटी को ऑनर किया हो। Or he complimented her by saying that he could never be able to paint the beauty of her soft half blush that disappears on her throat. या वो इसलिए मुस्कुराई हो ये कहते हुए कि वो उसकी हाफ ब्लश ब्यूटी जो कि डिसअपेयर हो जाती है उसके हलक पे उसको पेंट करने के काबिल नहीं। द ड्यूक क्रिटिसाइज हिज डचेस। ड्यूक क्रिटिसाइज करता है अपनी डचेस पे सेइंग दैट शी थॉट दैट ये कहते हुए कि वो सोचती थी द सर्विस और द प्लॉयड कमेंट लाइक दीज आर इनफ टू मेक हर हैप्पी। कि वो सोचती थी कि किसी की सर्विस या प्लॉयड कमेंट उसको खुश करने के लिए काफ़ी हैं। इट शोज दैट द ड्यूक डिड नॉट वांट हर टू बी हैप्पी और ब्लश फ्रॉम एवरीवन। ये दिखाता है कि ड्यूक ये नहीं चाहता था कि वो हर किसी के साथ खुश रहे या ब्लश करे। He only wanted her to happy in her husband presence और on his honor। वो सिर्फ ये चाहता था कि वो अपने हस्बैंड की प्रेजेंस में खुश रहे या उसके ऑनर में। Also give the idea that the painting hang on the wall in the Duke private gallery where no one can enter without his permission। और स्पीकर यहाँ आइडिया देता है कि उसने यहाँ पेंटिंग इसलिए हैंग की हुई है क्योंकि यहाँ ड्यूक की परमिशन के बगैर कोई नहीं आ सकता। ही फर्दर टेल्स और वो मज़ीद बताता है द लिसनर को दैट ही इज़ नॉट द फर्स्ट वन हु इज़ सरप्राइज्ड कि वो पहला शख्स नहीं जो सरप्राइज हुआ हो टू सी दिस ब्यूटीफुल आर्ट इस ब्यूटीफुल आर्ट को देखकर। एवरीवन हु लुक्स एट इट टर्न्स टू ड्यूक एज इफ दे वांट टू आस्क हिम हाउ द पेंटिंग ऑफ द ड्यूक लुक सो रियल। हर कोई जो देखता है वो टर्न करता है ड्यूक की तरफ ये सवाल करने के लिए कि किस तरह ये पेंटिंग रियल लगती है। बट दे नेवर चैलेंज हिम टू आस्क इट। लेकिन वो उसे चैलेंज नहीं करते। एज द ड्यूक कैन रीड देयर फेस। लेकिन ड्यूक उनके चेहरे पढ़ सकता है एंड नोन्स व्हाट दे वांट टू आस्क। वो जानता है कि ये क्या कहना चाहते हैं। सो ही रिप्लाइज तो वो जवाब देता है टू एवरीवन हर एक को बिफोर दे आस्क इससे पहले कि वो क्वेश्चन करें। Analysis of lines 13 to 21. In these lines, the Duke keeps on addressing his silent listener and this time he calls him sir. इन लाइन्स में ड्यूक अपने साइलेंट लिसनर को एड्रेसिंग करना जारी रखता है और इस टाइम वो उसे सर कहता है। ही एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ द डचेस इन द पेंटिंग। वो यहाँ डचेस के एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर रहा है जो पेंटिंग में है। एंड टेल्स द लिसनर दैट द स्माइल एंड द ब्लश दैट ही कैन सी ऑन हर चीक्स वर नॉट बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड्स प्रेजेंस। और वो यहाँ बताता है कि उसके चीक्स पर जो स्माइल और ब्लश है
वो उसके हस्बैंड की प्रेजेंस की वजह से नहीं है। द डचेस वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज देयर हस्बैंड वॉज इरॉन। डचेस इसलिए खुश नहीं है कि उसका हस्बैंड उसके इरॉन्ड है। इट गिव्स द आइडिया दैट समथिंग एल्स वर द रीजन बिहाइंड द डचेस जॉय, और ये इस बात का आइडिया देता है कि डचेस की खुशी किसी और वजह से है। एंड द ड्यूक सीम्स जेलिस ऑफ दिस थिंग, और ड्यूक इस चीज से जेलिस हो रहा है। ही ऑलवेज वांटेड हर टू हैव दीज एक्सप्रेशन ऑफ जॉय ऑन हर फेस जस्ट फॉर हर हस्बैंड, क्योंकि वो ये चाहता है कि ये खुशी के एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे सिर्फ उसके शोहर की वजह से रहें। The Duke criticized his duchess, saying that she thought that polite comments like these are enough to make her happy. ये कहते हुए ड्यूक अपनी डचेस को क्रिटिसाइज करता है कि वो सोचती थी कि पोलाइट से कमेंट भी उसे खुश करने के लिए इनफ है। इट शोज दैट ये ज़ाहिर करता है ड्यूक डिड नॉट वांट हर टू बी हैप्पी और ब्लश ऑन मैनर कम्प्लीमेंट फ्रॉम एवरीवन, कि ड्यूक नहीं चाहता कि वो हर एक के मैनर से कम्प्लीमेंट पे खुश हो या ब्लश करे। ही ओनली वॉन्टेड टू हर बी हैप्पी, वो बस चाहता था कि वो खुश रहे इन हर हस्बैंड प्रेजेंस और ऑन हिज कम्प्लीमेंट। वो सिर्फ ये चाहता था कि वो खुश रहे अपने हस्बैंड की प्रेजेंस पे और ऑन हिज कम्प्लीमेंट या उसके कम्प्लीमेंट्स पे। Analysis of lines 21 to 24. In these lines, the Duke further explained the nature of his last duties to the listener. इन लाइन्स में ड्यूक लिसनर को फर्दर एक्सप्लेन करता है द नेचर ऑफ हिज लास्ट डचेस। ही सेज, वो कहता है द डचेस हैज अ जेंटल हार्ट, के डचेस एक जेंटल हार्ट रखती थी दैट कुड इजीली बी मेड हैप्पी एनी टाइम, जिसे इजीली हैप्पी बनाया जा सकता है किसी भी टाइम। द डचेस लाइक्ड एंड प्राइज्ड एवरीथिंग दैट शी लुक्ड एट, डचेस हर एक चीज को देखकर खुश हो जाती थी। इन शॉर्ट इट वॉज वेरी इजी फॉर एवरीवन, हर एक के लिए बहुत आसान था टू मेक हर हैप्पी और इम्प्रेस हर विद एनीथिंग, ये हर एक के लिए आसान था कि उसे खुश करे या इम्प्रेस करे किसी भी चीज के साथ। Analysis of lines 25 to 31. In these lines, the Duke again called his listener by saying sir. इन लाइन्स में ड्यूक अगेन अपने लिसनर को सर कह के कॉल करता है एंड टेल हिम फर्दर अबाउट द बिहेवियर ऑफ हिज डचेस, अपनी डचेस के बिहेवियर के बारे में फर्दर बताता है। ही टेल्स हिम, वो उसे बताता है दैट हर बिहेवियर वॉज द सेम टूवर्ड एवरीवन एंड एवरीथिंग मेड हर इक्वली हैप्पी। वो उसे बताता है कि उसका बिहेवियर हर किसी की तरफ सेम था और हर एक चीज उसे इक्वली हैप्पी करती थी। इफ ही बॉट हर एनी प्रेजेंट, चाहे वो उसके लिए कोई तोहफा लाए, ज्वेलरी दैट शी कुड वेयर ऑन हर चेस्ट, ज्वेलरी वो जो पहन सकती थी, शी यूज टू स्माइल और थैंक हिम, वो यूज करती थी स्माइल और शुक्रिया उसके लिए, फॉर द प्रेजेंट उस तोहफे के लिए। इफ ही बॉट हर एनी प्रेजेंट, अगर वो उसके लिए कोई तोहफा लाता था, ज्वेलरी दैट शी कुड वेयर ऑन हर चेस्ट, ज्वेलरी जो वो पहन सकती थी, शी यूज टू स्माइल और थैंक, वो यूज करती थी स्माइल या थैंक हिम फॉर द प्रेजेंट उस तोहफे के लिए। बट शी बिकम इक्वल हैप्पी, लेकिन वो इक्वल खुश होती थी ऑन द मैनर थिंग, किसी मैनर थिंग पे, लाइक वॉचिंग द सनसेट इन द वेस्ट, जैसे वो सनसेट को देख के खुश होती थी। ही फर्दर टेल्स हिम, वो उसे फर्दर बताता है दैट शी प्राइज्ड ऑल दिस थिंग इक्वली और ब्लश सिमिलरली ईच टाइम, वो उसे फर्दर बताता है that she prized all these things equally और blessed similarly each time, वो हर टाइम हर चीज पे सेम खुश होती और ब्लश करती थी। तो द ड्यूक एक्सपेक्टेड अ स्पेशल रिस्पॉन्स
फ्रॉम हिज वाइफ कि ड्यूक एक्सपेक्ट करता था स्पेशल रिस्पॉन्स अपनी वाइफ से, लेकिन डचेस हर एक को इक्वली लेकिन लेकिन डचेस हर चीज को इक्वली ट्रीट करती थी। नाउ इट इज क्लियर दैट द ड्यूक वांटेड हिज डचेस टू प्ले स्पेशल अटेंशन फॉर हिम। अब ये क्लियर करता है कि ड्यूक अपनी डचेस से स्पेशल अटेंशन चाहता था, but she treated him equally and always responded to him just as she used to respond to any other common person or thing। लेकिन वो इक्वली ट्रीट करती थी और हमेशा ऐसे रिस्पॉन्स करती थी जैसे वो किसी कॉमन पर्सन या थिंग को करती थी। In lines 31 to 35, the Duke then says that she used to thank men। यहाँ ड्यूक कहता है कि वो मेंस का शुक्रिया अदा करती थी। द ड्यूक एडमिट दैट इट इज़ गुड टू थैंक समवन। यहाँ ड्यूक एडमिट करता है कि किसी का शुक्रिया अदा करना अच्छी बात है। इफ़ दे प्रेजेंट यू विद एनी गिफ्ट और डू एनी फेवर टू यू, अगर वो तुम्हें कोई गिफ्ट दें या तुम्हारे लिए कोई फेवर करें। ही हैड नो प्रॉब्लम विद द डचेस थैंकिंग एवरीवन, बट ही डिड नॉट लाइक हर वे। उसे डचेस का हर एक से शुक्रिया अदा करने से कोई मसला नहीं, लेकिन उसे उसके तरीके से मसला है। द ड्यूक गेव हर हिज 900-year-old फैमिली नेम। ड्यूक ने उसे 900-year-old फैमिली नेम दिया एंड द इम्पोर्टेंस, और उसको अहमियत दी। ही गेव हर अ स्टेटस, उसने उसे स्टेटस दिया बाय मेकिंग हर हिज डचेस, उसे अपनी डचेस बना के। दैट शी नेवर हैड बिफोर मैरिंग द ड्यूक, ड्यूक जो कि वो ड्यूक से शादी करने से पहले नहीं रखती थी। बट शी डिड नॉट इवन वैल्यू दिस गिफ्ट, लेकिन कभी उसने इसको अहमियत नहीं दी। ऑफ हिज सुपीरियर, या सुपीरियर नहीं रखा। टू एनी अदर मैनर थिंग, किसी भी मैनर थिंग के आगे। डन फॉर हर बाय एनी कॉमन पर्सन, जो कि उसके लिए किसी आम आदमी ने की। द ड्यूक देन आस्क हिज लिसनर, यहाँ ड्यूक फिर लिसनर से कहता है, हु वेंट लोअर हिमसेल्फ टू आस्क हर अबाउट हिज स्ट्रेंज बिहेवियर, कौन उसके इस स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में उससे पूछेगा। और टू हैव एनी आर्ग्यूमेंट, या उससे आर्ग्यूमेंट लेगा विद हर ओवर दिस मैटर, इस मसले के बारे में। द ड्यूक नोज, ड्यूक जानता है दैट द आंसर इज नो वन, इसका जवाब है कोई नहीं। In lines 35 to 43, now the Duke explained the difficulties। अब ड्यूक एक्सप्लेन करता है डिफ़िकल्टीज को। दैट स्टॉपेड हिम फ्रॉम कंप्लेनिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ हिज डचेस टू हर, जो कि उसे उसकी डचेस के बिहेवियर की कंप्लेन करने से रोकती थी। ही थिंक्स शी कुड मेक एक्सक्यूज और रिजेस्ट हिज, वो सोचता है कि वो एक्सक्यूज बना सकती थी या इनफ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकती थी कि वो उसके लिए चेंज हो रही है। ही सेज दैट, वो कहता है, थॉ ही डज नॉट हैव द स्किल इन स्पीच, कि वो बोलने में महारत नहीं रखता। येट इफ ही हैड, अगर वो रखता। एंड ही ट्राइड टेलिंग हर अबाउट द बिहेवियर दैट शॉक्ड हिम, उसे बताता कि उसका बिहेवियर उसे शॉक्ड करता है। देयर वॉज अ पॉसिबल दैट, तो ये पॉसिबल होता। शी कुड हैव ट्राइड टू चेंज हर सेल्फ, कि वो कोशिश करती खुद को चेंज करने की। एंड मेड हर सेल्फ, और खुद को बनाती। एज ही वांटेड, जैसे वो चाहता था। पर स्टिल द ड्यूक सेज ही वुड नेवर ट्राई टू टॉक टू हर, लेकिन अब तक ड्यूक कहता है कि उसने कभी भी कोशिश नहीं की उससे बात करने की। द ड्यूक देन टेल्स द लिसनर दैट दिस ग्रू, फिर ड्यूक लिसनर को बताता है कि ये बहुत बढ़ चुका था। ही टेल्स अबाउट हर बिहेवियर, वो यहाँ उसके बिहेवियर के बारे में। एंड हर काइंडनेस टूवर्ड एवरीवन, हर एक की तरफ उसकी मेहरबानी के बारे में बता रहा है। ही टेल्स हिम, वो उसे बताता है, दैट हर काइंडनेस, कि उसकी मेहरबानी। एंड लव फॉर एवरीवन, हर एक के लिए मोहब्बत। बिकम मोर इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड शी डिड नॉट स्टॉप, नहीं, और वो नहीं रुक रही थी। द ड्यूक एडमिट,
यहाँ ड्यूक कबूल करता है दैट ही कुड नॉट बेयर, कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सो ही गेव कमांड अगेंस्ट हिज ऑन डचेस, सो उसने अपनी ही डचेस के अगेंस्ट कमांड दे दी। एंड एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट के तौर पर, ऑल हर स्माइल स्टॉप इट, उसकी तमाम मुस्कुराहटें रुक गई। इट गिव द आइडिया दैट ही गेव द कमांड टू एंड हर लाइफ, यहाँ इस बात का आइडिया होता है कि उसने उसकी जिंदगी ख़त्म करने की कमांड दे दी। सो दैट शी कुड नो लॉन्गर बी एबल टू स्माइल, तो वो मुस्कुराने के लिए मज़ीद जिंदा नहीं रही। द ड्यूक देन एंड हिज स्टोरी एंड अगेंस्ट पॉइंट्स टूवर्ड द ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट, सेइंग दैट देयर शी स्टैंड एंड इट लुक लाइक शी इज़ अलाइव। यहाँ ड्यूक अपनी स्टोरी ख़त्म करता है और अगेन पॉइंट करता है ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट की तरफ, ये कहते हुए कि अब ये यहाँ जिंदा नजर आती है। द ड्यूक देन जेंटली आस्क्स द लिसनर टू स्टैंड अप, फिर ड्यूक लिसनर को कहता है कि खड़े हो जाए। इन लाइन्स 47 to 35, ड्यूक आस्क हिम टू स्टैंड अप एंड फॉलो हिम, ड्यूक उसे कहता है कि खड़े हो जाओ और मेरी पैरवी करो, so that they can go and meet other guests who are present downstairs, ताकि वो जा सकें और दूसरे गेस्ट से मिल सकें जो कि नीचे मौजूद हैं। द ड्यूक then start talking about the listener's master count, अब ड्यूक लिस्टन के मास्टर काउंट के बारे में बात करना शुरू करता है। इट गिव द आइडिया दैट द लिसनर इज द सर्वेंट ऑफ काउंट, इससे इस बात का आइडिया मिलता है कि लिसनर काउंट का सर्वेंट है। ही सेज, वो कहता है, टू द सर्वेंट, उस मुलाजिम से, दैट एवरीवन नो अबाउट द चैरिटी ऑफ हिज मास्टर, कि हर एक अपने मास्टर की चैरिटी के बारे में जानता है। सो द ड्यूक एक्सपेक्ट हिम टू गिव द ड्रॉय ऑफ हर डॉटर्स एज मच एज ही डिमांड, इसलिए ड्यूक उम्मीद करता है कि वो अपनी बेटी को उतना ही जहेज देंगे जितना वो डिमांड करेगा। इट सजेस्ट दैट द ड्यूक इज़ नो गेटिंग मैरिड अगेन, इस बात से ये अंदाज़ा होता है कि ड्यूक दोबारा शादी कर रहा है डॉटर ऑफ काउंट के साथ। एंड ही टॉक टू द सर्वेंट टू हिम अबाउट द मैटर ऑफ ड्रॉय, और वो सर्वेंट से जहेज के मामलात के बारे में बात करता है। हेयर द सेल्फिशनेस ऑफ द ड्यूक इज़ आल्सो शोन, यहाँ हम ड्यूक की सेल्फिशनेस को देख सकते हैं। इन लाइन्स 53 to 56, द ड्यूक एंड हिज डिस्कशन, ड्यूक अपनी डिस्कशन एंड करता है। एंड दे स्टार्ट गोइंग डाउन, और वो नीचे जाना शुरू करते हैं। वाइल ऑन द वे, जाते हुए, द ड्यूक ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द सर्वेंट टूवर्ड एन अदर ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट इन हिज गैलरी, ड्यूक सर्वेंट की अटेंशन एक और ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट की तरफ करता है जो कि उसकी गैलरी में है। ही पॉइंट्स टूवर्ड द स्टैचू ऑफ गॉड नेपच्यून, वो पॉइंट करता है स्टैचू ऑफ नेपच्यून की तरफ, हु इज़ शोन कंट्रोलिंग हिज सी हॉर्स, जो कि दिखाया गया है अपने सी हॉर्स को कंट्रोल करते हुए। द ड्यूक आल्सो टेल द सर्वेंट अबाउट द आर्टिस्ट हु मेड इट, ड्यूक सर्वेंट को उसके आर्टिस्ट के बारे में बताता है जिसने इसे बनाया। ही टेल्स हिम दैट क्लॉज ऑफ इंस्प्रेक्ट मेड दिस आर्ट विद अ बस्ट एक्सेप्शनली फॉर हिम, वो उसे बताता है कि क्लॉज ऑफ ब्रस्ट ने स्पेशली इसके लिए ये मोम से बनाया है। लिटरेरी डिवाइसेस, ब्राउनिंग मेक यूज ऑफ सेवरल लिटरेरी डिवाइसेस इन माई लास्ट स्टेजेस, ब्राउनिंग ने बहुत ज़्यादा लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए। Alliteration occur when the poet uses the same consonant sound at the beginning of word. Alliteration तब occur होती है जब poet same consonant sound use करता है in the beginning of word. For example, look and looked in the line 24. Enjambment seen through line break. Enjambment तब देखी जाती है जब लाइन ब्रेक होती है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रांजिशन बिटवीन लाइन 2 and 3 एज वेल एज लाइन 5 and 6, इसकी एग्जाम्पल है
transition between line 2 and 3 or line 5 and 6. सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट टचेस पोएम अच्छे से अंडरस्टैंड होगी। और ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग थी और इसमें विक्टोरियन एज की वोमेन को दिखाया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।